हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ में जुड़ी है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रतीक्षा तिवारी फ्रॉम कटनी मध्य प्रदेश। इन्होंने क्वालिफाई किया है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन डीबीटी जेआरएफ 2024। डीबीटी एग्जामिनेशन इज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां से आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं फॉर योर जेआरएफ पोजीशंस। आइए जानते हैं जर्नी ऑफ प्रतीक्षा, कैसे की इन्होंने प्रिपरेशन, जानेंगे कुछ स्पेशल टिप्स फ्रॉम प्रतीक्षा। सो प्रतीक्षा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम डूइंग ग्रेट सर। अरे वाह, वेरी नाइस। सो प्रतीक्षा, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपका क्या रहा है एजुकेशन बैकग्राउंड और किस तरीके से आपने आपकी जर्नी स्टार्ट हुई फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ डीबीटी। Hello everyone, I am Pratiksha Tiwari. I am from Patni, Madhya Pradesh. I have completed my graduation and post-graduation from St. Aloysius College, Jabalpur, Madhya Pradesh. And my subject during my post-graduation was microbiology. I began my preparation in 2023, that is after completion of my post-graduation. Then only I started preparing. I always prepared for CSIR NET examination. And then during my preparation, I came to know about DBT JRF examination, and therefore I decided to give it, and finally I qualified it. So very well, congratulations Pratiksha. So you have Thank you, finally done it, did it. So प्रतीक्षा, आपका जैसा कि आपने बताया आपका मास्टर्स रहा है माइक्रोबायोलॉजी से और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सीएसआईआर के लिए। सो आपका मास्टर्स किस तरीके से हेल्पफुल रहा फॉर योर सीएसआईआर प्रिपरेशन? तो मास्टर्स इस हाँ, तरह लाइक से हेल्पफुल रहा, जैसे मतलब जैसे जो CSIR के बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो, और जो हमको पढ़ाया जाता है ड्यूरिंग आवर 3-4 सेमेस्टर कोर्स, वो फंडामेंटल यूनिट सेम होते हैं। यस, तो वो वहाँ पे थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप वो चीज़ वहाँ से अगर आप पढ़ के आए हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और वेरी आप नाइस। बाकी अदर यूनिट्स में फोकस कर सकते हो। बट मेरे जैसे मेरा माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड था, तो मेरा एक ये डिसएडवांटेज है, जैसे CSIR नेट में हाँ, माइक्रोबायोलॉजी एज सच कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। नहीं है वही। हाँ। सो तो आपने सीएसआर की प्रिपरेशन की, तो आपने सीएसआर के बारे में आपको आईएफएस का कैसे पता चला कि आपको आईएफएस से ही सीएसआर की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर, जब मैं इवन CSIR की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मैं यूट्यूब पे लाइक वीडियो सर्च करती थी। जब मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता था रैंडमली, तब हाँ, मैं IFAS के वीडियोस देखती थी। फिर आप लोग बहुत सिंपल तरीके से वो चीज़ एक्सप्लेन कर देते थे। तो यस, तब से वहाँ से मुझे पता था कि आप लोग बहुत, मतलब मुझे आप लोग का एक्सप्लेनेशन समझ में आता है। फिर जब मैंने प्रिपरेशन के लिए देखा तो मैं IFAS पे मैंने चैनल एक्सप्लोर किया, आगे देखा, तो अब मुझे पता चला कि आप लोग नेट की प्रिपरेशंस करवाते हो। हाँ, फिर वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में आ रहा है और अगर मैं अपना 100% दूंगी तो मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं IFAS के साथ ही जुड़ूंगी वेरी अपनी वेल। प्रिपरेशन के सो लिए। आपको यूट्यूब से पता चला अबाउट आईएफएस एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्टेड स्टडिंग विद द आईएफएस ऑनलाइन कोर्स। एंड सीएसआईआर की प्रिपरेशन आपके लिए कैसे हेल्पफुल रही डीबीटी की प्रिपरेशन में? मतलब कितने टॉपिक्स आपको सिमिलर लगे और ये जो तैयारी आपने सीएसआईआर के लिए की, ये कितनी काम आई आपके डीबीटी के लिए? सर, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने DBT के लिए कभी कोई स्पेसिफिक तैयारी की ही नहीं। मैंने CSIR के लिए ही तैयारी की थी। ओके। तो उसमें मतलब जैसे कि आप लोग हमेशा बताते हो कि जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं CSIR के, वो फंडामेंटल्स हैं। मतलब यस, वो कोई भी एग्जाम आप ले लो, वो आपको वो काम आएंगे। आपको कुछ भी पढ़ना हो, आपको वो आना चाहिए। यस, तो मतलब डेफिनेटली। मेरा भी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं उन 4 यूनिट्स को एकदम थरोली कर लूँ, कि मतलब मैं इन एंड आउट उसमें मुझे सब कुछ आना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा से मान के चलती थी। तो मैंने पहले वही किया था। उसके बाद मैंने टेक्निक्स वाली, मतलब मैं CSIR के पर्सपेक्टिव से देख रही थी, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले टेक्निक्स वाली यूनिट कवर करूँगी, तो मैंने फिर दोनों टेक्निक्स वाली यूनिट कवर की थी। और उसके बाद मतलब जब मैं DBT ले रही थी उसके पहले सिर्फ मेरी एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, मैंने ये 3 यूनिट और कवर की थी। ओके। मतलब मेरी अप्रॉक्सिमेटली CSIR के सिलेबस के अकॉर्डिंग 9 यूनिट्स मैंने कवर की थी। और मैंने इसी साल गेट लाइफ साइंस भी क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक 95 से। तो ओके। मैंने उसकी प्रिपरेशन के टाइम पे जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी।
वेरी आईएफएएस के गुड। थ्रू ही, और आईएफएएस की जो बुक्स अवेलेबल है उनसे हाँ, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मुझे वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही हैं डीबीटी क्वालिफाई करने के लिए। very well, Pratiksha. And congratulations for your qualification in GATE Excel examinations too. You did थैंक very यू well. सर। आपने अंडर 100 रैंक स्कोर किया है, तो जो बहुत अच्छी रैंक है। सो आप गेट के थ्रू अब फिर कहाँ से पीएचडी करने का प्लान है आपका, डीबीटी से या फिर गेट से है? तो मैं तो मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है। हम्म, मैं अपना मैंने जो 2-3 इंस्टीट्यूट शॉर्टलिस्ट किए हैं, हम्म, मैं वहाँ पे लाइक मैंने जो इंस्टीट्यूट शॉर्टलिस्ट किए हैं वहाँ पे डीबीटी की फेलोशिप के थ्रू ही एडमिशन होता है, तो फिर ओके, मैं डीबीटी के थ्रू ही जाना चाहूँगी। वेरी वेल डन, डेफिनेटली। और आपने किस फील्ड में रिसर्च करने का सॉर्ट किया है? अबाउट आप तो लाइक माइक्रोबायोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे? हाँ, हाँ, मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस माइक्रोबायोलॉजी ही है, लाइक हम्म, क्योंकि मैंने माइक्रोबायोलॉजी में पूरा आज तक जो भी प्रैक्टिकल्स एंड डिसर्टेशन किया है, तो फिर मैं चाहती हूँ मैं उसी में कंटिन्यू करूँ। हम्म, और इसके अलावा लाइक मुझे कैंसर बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट ओह, है ओके, थोड़ा बहुत। डेफिनेटली, बिल्कुल। जैसा आपका इंटरेस्ट हो उन्हीं को फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो आपके पीएचडी के रिसर्च ईयर्स है, 3 to 5 ईयर्स, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आप उतना डीप में रिसर्च करेंगे, और आपके लिए ईजी रहेगा। ये जो जर्नी है आपकी पीएचडी वाली, ये बेरेबल रहेगी और एक तरीके से आप काम कर पाएंगे। सो वेरी वेल डन। सो प्रतीक्षा, आपने जैसे बताया कि आपने 9 यूनिट्स कवर की ओवरऑल, सीएसआर की 9 यूनिट्स कवर की, और डीबीटी से वो सारा टॉपिक्स रिलेटेड था, प्लस आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की, जो भी इस बार डीबीटी के पेपर में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे, और वहां से आपको एक बहुत अच्छा एज भी मिला होगा। सो जो भी व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप लोगों को एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छे से करना है, और आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है सभी यूनिट्स को। अगर आप स्पेशली डीबीटी के लिए करें तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीएसआर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप डीबीटी को, गेट को टारगेट कर सकते हैं। वहीं से मुझे याद आया, क्या आपने गेट एक्सेल के लिए भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन की थी, या फिर आपने सीएसआर की प्रिपरेशन से ही गेट एक्सेल भी क्वालिफाई किया? तो मैंने सीएसआईआर की ओके, प्रिपरेशन से गेट एक्सेल क्वालिफाई किया, और हाँ, उसमें भी मतलब मैं ये बताना चाहूँगी सबको हम्म, कि मैंने बायोकेमिस्ट्री यूनिट इन एंड आउट, मतलब मैं गेट के एग्ज़ाम के 1 वीक पहले मैंने इन एंड आउट गेट बायोकेमिस्ट्री हम्म, पढ़ के गई थी और एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करके गई थी, और मेरा हो गया था, लाइक वेरी सिलेक्शन गुड, हो गया वेरी था गुड, और इतने अच्छे रैंक से हो गया वेरी था। नाइस। तो आपने केमिस्ट्री टच की कुछ केमिस्ट्री नहीं, का पार्ट? मैंने अपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री हाँ, पढ़ी थी, ओके, बट केसी सर हमेशा कहते हैं कि मैंने मतलब जब वो थर्मोडायनेमिक्स हम्म, पार्ट तक पढ़ाते हैं तो वो हमेशा कहते थे कि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि अब आप सीएसआई या नेट केमिस्ट्री भी क्वालिफाई कर सकते हो, और मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मुझे केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी गए थे। यस, डेफिनेटली बन जाते हैं केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट के बन जाते हैं, एंजाइम के बन जाते हैं, काइनेटिक्स के बन जाते हैं। तो पीएच के एंड हाँ, एवरीथिंग, इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अगर आप बायोकेमिस्ट्री अच्छे से कर लो सीएसआईआर की, तो अगर वो गेट एक्सेल के अंदर केमिस्ट्री के पोर्शन में आ जाती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और आपने किए भी होंगे सॉल्व कई सारे क्वेश्चन। यस सर, यस वेरी सर। नाइस। सो देखिए, प्रिपरेशन बहुत टफ, मतलब प्रिपरेशन का समय बहुत लंबा रहता है, और ये बहुत ही टफ पार्ट है, क्योंकि कंसिस्टेंटली डेली इस चीज को पढ़ना इज नॉट अ इजी टास्क। तो इतने ड्यूरेशन के अंदर आपके जो प्रिपरेशन का समय रहा, इसमें आपको क्या हर्डल्स फेस किए आपने, और इन हर्डल्स को आपने किस तरीके से ओवरकम किया? तो सबसे बड़ा हर्डल ये प्रिपरेशन फेज का यही होता है कि आपको सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं, लाइक हम्म, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। लाइक जब यस, मैंने दिसंबर का सीएसआईआर नेट दिया था और वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो देयर वाज अ पॉइंट तो मुझे लगा था कि आई एम अ फेलियर, आई कांट डू इट। बट हाँ, फिर 2-3 दिन आप ऐसा सोचते हो, बट फिर मुझे भी लगता है कि आप उस चीज को लेकर रोक के बैठ नहीं सकते, आपको मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो फिर उस टाइम उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन भी उतना अप टू द मार्क नहीं थी, इसलिए मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को करेक्ट करूंगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, मतलब मैं डेली नहीं पढ़ती थी और मैंने हम्म, रिवीजन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था उससे पहले। बट फिर मैंने डिसाइड किया था, लाइक दिसंबर में एग्जाम होता था, फरवरी में गेट था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 मंथ अपना 100% दूंगी पहले तो गेट के लिए ही। तो मैंने वैसा ही किया, लाइक अपने आप पे थोड़ा विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे अपने आप पे विश्वास तो वैसे भी कोई और आप पे विश्वास नहीं कर रहा है। यस, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। तो वो चीज़ पे मैंने की, तो मैंने गेट के लिए जब मेरा गेट अच्छा गया था, लाइक मैंने उसके आंसर कीज वगैरह रिलीज हुई थी, तो फिर मुझे ऐसा विश्वास था कि मेरा हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगा था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 95 आएगा। वो ओके, मतलब
पर जब फिर रिजल्ट्स अनाउंस हुए, ऑल इंडिया रैंक 95 है, फिर लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और फिर मैंने डीबीटी के लिए स्पेसिफिक, मैंने लास्ट एक मंथ में क्या किया था कि मैंने डीबीटी की आईएफएस की पीवाईक्यू बुक मंगा ली थी। ओके। तो मैंने अपना जो भी पढ़ाई करके रखी थी, फिर मैंने एक मंथ सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस की थी। मतलब वही टॉपिक्स की थी जो मैंने अच्छे से पढ़े थे, लाइक मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जो टॉपिक मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे वो मैंने टच नहीं किए थे। मतलब मुझे, क्योंकि मैंने आप लोग के बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे थे, तो उसमें लाइक आप लोग बताते हो कि पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चंस बस सेलेक्ट करने हैं बेस्ट। यस यस। लाइक वो आप किसी भी, मतलब आप इवन 3 या 4 यूनिट पढ़ के भी वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मुझे अब मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ बोल सकती हूँ। तो फिर मैंने वही किया और मैंने उन्हीं यूनिट्स का पीवाईक्यू किया, और फिर मेरे को वो पीवाईक्यू बन भी जा रहे थे और बहुत ज़्यादा रिपीटेशन भी था। तो फिर थोड़ा विश्वास था कि हाँ शायद हो जाएगा। फिर जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तो फिर मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। वेरी गुड, तो इस तरह से मैंने वेरी अपने नाइस। हर्डल्स को ओवरकम सो किया। आप लोगों ने कुछ बातें सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है प्रतीक्षा ने। फर्स्ट थिंग कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा, ठीक है, आपको ब्रेक्स नहीं देना है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से कोई भी ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, रेगुलर पढ़े। देखिए अगर किसी भी दिन आपका ब्रेक लग रहा है या फिर आपको किसी दूसरे काम में, इंपॉर्टेंट काम में आप बिजी हो रहे हो, तो कोशिश करें आधा एक घंटा सब्जेक्ट को टच कर लें, उसको ऊपर से रिवाइज जरूर कर लें, ताकि चीजें आप भूले नहीं। दूसरी चीज प्रतीक्षा ने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। रेगुलरली पीवाईक्यू सॉल्व करें आप, तो उससे क्या है कि पेपर का एनालिसिस होता रहता है और आपको भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा। जो सेल्फ डाउट आपको आता है कि क्या पता मेरा होगा, क्या फिर पता मेरा नहीं होगा, तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जब आप पुराने पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आगे आने वाले पेपर भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज आपको ऐसा नहीं है कि बहुत नया सा पेपर बना देंगे इस साल, ठीक है, तो वही उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पीवाईक्यूज मस्ट है। पीवाईक्यूज तो बहुत ही स्पेशल चीज है कि जिनको आप सॉल्व करें तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस जरूर रखें, क्योंकि आप अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। और आप अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा प्रॉपर, तो फॉर श्योर आपकी 50% तो आप सेलेक्ट हो ही गए हो, सक्सेस हो ही गए हो। और बाकी आप तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। और बाकियों के बीच में अगर आपको एक एज लानी है और आपको उस रेस के अंदर आगे निकलना है, तो आप लोगों को बाकियों से ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत के साथ साथ में सही डायरेक्शन में मेहनत करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, पॉइंट टू द पॉइंट चीजें पढ़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू सॉल्व करें और इन चीजों को रिपीट करते रहे, रिवाइज करते रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्वेश्चन कोई सॉल्व कर दिया, दोबारा आप उस क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहे, आप भूल जाएंगे उन चीजों को। कंसेप्ट भी आप एक बार पढ़ रहे हैं, अगर आपने दोबारा उसको खोल के नहीं देखा तो भी आप उन चीजों को भूल जाएंगे। पर आप रेगुलर बेसिस पर उन चीजों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो चीजें आपके समझ में आ जाएगी, आपके जहन में बैठ जाएगी। फिर अगर कोई नया क्वेश्चन भी आता है उन्हीं में से, उन्हीं कंसेप्ट में से, तो आप सॉल्व कर पाएंगे, फॉर श्योर सॉल्व कर पाएंगे। सो प्रतीक्षा, आपके कोई रोल मॉडल जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिनके ऐसा जैसा आप तो बनना मेरा चाहते कोई हो? रोल मॉडल नहीं है। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। यस। तो मैं मतलब जितने भी लोग मेरे अराउंड हैं, मैं उनसे उनकी अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करती हूँ। बाकी एज सच मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। ओके, दैट्स रियली गुड। वैसे सभी इंसानों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है हमें। और तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी से सीख रहे हो, हर किसी से सीख रहे हो, सब आपके रोल मॉडल है कहीं ना कहीं। इट्स रियली गुड। तो सो आपके फ्यूचर गोल्स क्या है प्रतीक्षा? लाइक आगे आके आप पीएचडी तो करने ही वाले हो आप, देन व्हाट आर योर अदर गोल्स? तो मुझे शुरू से, मतलब जब मैंने इवन मुझे पीएचडी नहीं भी करनी थी, मेरा शुरू से गोल था मुझे प्रोफेसर बनना है। ओके। तो अब मुझे अभी पीएचडी करके फिर रिसर्च फील्ड में कंटिन्यू करते हुए प्रोफेसर भी बनना है। ओके, ये मेरा फ्यूचर गोल है अभी। डेफिनेटली। तो आप एमपी से हैं, तो एमपी पीएससी करके एग्जामिनेशन होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यस सर। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट से आई गेस आप बॉटनी जूलॉजी दोनों से आप हाँ। एलिजिबल हो, तो उसके लिए भी यस प्रिपेयर सर। कीजिए। एंड आपको मैं अगर गाइड करूँ तो आप अपने कोर सब्जेक्ट पर भी जरूर फोकस करते रहें, साथ के साथ में अपनी पीएचडी के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते रहें, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की। एंड अलॉन्ग विद दैट आप एमपी का जीके भी जरूर पढ़ते रहें, मध्य प्रदेश का जीके, क्योंकि वो भी चीजें यस। पूछी जाती है आपके एग्जामिनेशन में। तो उन चीजों को साथ साथ में करते रहें, अभी से करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा।
एंड एग्जामिनेशन आप फॉर श्योर क्वालिफाई करेंगी, फॉर श्योर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी एमपी के अंदर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और अगर आपको कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो वी आर हेयर विद यू। ओके प्रतीक्षा, चलिए, सो कंग्रेचुलेशंस अगेन प्रतीक्षा फॉर योर qualification of examination